नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। पुलवामा में पाकिस्तान के गोद में बैठे आतंकवादियों ने हमारे 40 जवानों को मार डाला। हमारे एयरफोर्स ने पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इमरान खान ने सबूत मांगे। हमारे देश में कुछ बैठे नेताओं ने सवाल उठाए। इस बैकग्राउंड में आपकी अदालत में आज हम ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जो इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। प्लीज वेलकम भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली। और आज के इस खास शो में हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार प्रदीप सिंह। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज प्रदीप सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अरुण जेटली पर। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर इल्जाम है कि इनकी सरकार ने एयर स्ट्राइक से हुए आतंकवादियों के नुकसान के सबूत नहीं दिए। अरुण जी, जब पहले दिन हमला हुआ तो पता चला कि 21 मिनट में हमारे 12 मिराज 80 किलोमीटर अंदर चले गए, 1000 पाउंड के बम गिराए, जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी कैंप को बर्बाद कर दिया। लेकिन उस दिन भी पाकिस्तान ने कहा था कि कुछ नहीं हुआ, ये तो खाली मैदान में बम गिरा के चले गए। पाकिस्तान के लिए कहना बहुत स्वाभाविक था और उस स्वाभाविक के पीछे दो कारण थे। पहला कारण ये कि पाकिस्तान में उनकी फौज का एक बहुत बड़ा ऑरा और छवि बनाई हुई है और उस देश को चलाने का काम वहां की फौज करती है। वो फौज अपने देश के सामने और नागरिकों के सामने कैसे जाकर कह सकती थी कि हिंदुस्तान के हवाई जहाज आए, यहां के ऊपर बॉम्ब्स फेंक गए, मिसाइल्स फेंक गए, कैंप्स को बिल्कुल जैश ए मोहम्मद के डिस्ट्रॉय कर गए और वापस चले गए और हम देखते रह गए। उनका तो एकदम ऑरा ही पाकिस्तान में टूट जाता जो उन्होंने छवि बनाई हुई है। 4 बजे ये घटना सुबह खत्म होती है, भारत किसी को नहीं बतलाता, पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट भी किसी को नहीं बतलाती। सबसे पहले जानकारी मिलती है 4:45 पे पाकिस्तानी की फौज, उसके प्रवक्ता ट्वीट करते हैं कि वो आए, हमने उनको भगा दिया और मैदानों में कुछ पटाखे चला के चले गए। दूसरा कारण वो और भी बड़ा है। अगर पूरी दुनिया से शिकायत करते कि देखिए हमारी एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर का उल्लंघन हुआ, हमारी टेरिटरी में आए, तो पहला जवाब होता आपका नुकसान क्या हुआ है। तो फिर तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस नुकसान को देखने भी आता, कौन सा कैंप वहां चल रहा था वो भी उनको पता चलता। और अगर ये पता चलता कि ये कोई टेंट के अंदर जंगल में छुपा हुआ कैंप नहीं था, यहां तो स्ट्रक्चर्ड कैंप चल रहे थे, जैसे कोई मिलिट्री का कैंप होता है, बिल्डिंगें थी, सैकड़ों लोगों को रहने की व्यवस्था थी, खाना बनता था, उनकी ट्रेनिंग की सुविधा थी, मैदान थे, स्विमिंग पूल थे, जिम्नेजियम थे, उनको लड़ाई कैसे, बारूद कैसे बनाने हैं और क्या करना है। और जो वहां पर मरे वो उनसे पूछते ये कौन लोग थे, और एक एक करके उसमें बीसीओ कमांडर जैश ए मोहम्मद के, पुराने फिदाइन, नए फिदाइन, ये कोई सूचियां छुपी हुई नहीं है, पूरी दुनिया के पास रहती हैं। तो आप किस मुंह से जाते हो, उसका कॉन्सिक्वेंस देखिए। एक कॉन्सिक्वेंस तो जो सार्वजनिक आता है कि यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस लगा देता उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे और टेररिस्टों पे। दूसरा, जिसका वित्त से, पैसे से ताल्लुक है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसने ग्रे लिस्ट में डाला है कि अगर आपकी कोई लोग आपके देश में निवेश करते हैं और आप अपनी अर्थव्यवस्था का प्रयोग करके ऐसी चीजों पे पैसा खर्च करते हो कि आतंक को दुनिया में बढ़ाओ और दूसरे देशों पे हमला करो, तो FATF की जो सैंक्शंस हैं, उस सैंक्शन का अर्थ है कि दुनिया में कोई कंपनी, कोई व्यक्ति उस देश में जाके निवेश ना करे। और आज जो वो डरे हुए हैं, उसके बाद हफला तफली में ये फर्जी कार्रवाई जो कर रहे हैं, ये इन दोनों से बचने के लिए। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में किसने कहा कि
रात के 3:30 बजे इंडियन फौज आई और हमारी इज्जत लूट के चली गई। लेकिन जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि भारत की फौज वहां गई, एयर स्ट्राइक हुए तो हमें लाशें दिखाओ। वो शव देखना चाहते हैं कि एयर स्ट्राइक में कितने मरे। देखिए रजत जी, जिन लोगों में इस प्रकार की नासमझी है, इस देश का दुर्भाग्य है कि वो सार्वजनिक जीवन में है। मैं इसलिए बताता हूं। मैं पहले उदाहरण दूं। सबसे बड़ा ऑपरेशन अमेरिका ने किया था जब एबटाबाद में जाकर ओसामा बिन लादेन को मारा, उसकी लाश उठाकर ले गए और समुद्र के अंदर जाकर फेंक दी। उन्होंने उस घटना से पहले, वो वहां था, उसकी तस्वीर दे दी। उन्होंने क्या मिलिट्री के ऑपरेशनल डिटेल की, कैसे अंदर गए, उसकी लाश कहां है, कैसे हमने उठाई, किस समुद्र में जाकर हमने उसको फेंका, आज तक दुनिया को दिखलाई है। क्या दुनिया की कोई भी मिलिट्री और फौज अपनी मिलिट्री की ऑपरेशनल डिटेल्स सार्वजनिक करता? क्या हम बता सकते हैं कि हमारे कितने जहाज गए, कहां से टेक ऑफ किए, उसमें कौन कौन पायलट्स थे, क्या क्या बारूद थे, किन किन देशों से हमें वो बारूद मिले, किस पॉइंट से हमने वो मिसाइल फेंके? मान लीजिए उन्होंने, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, 50 किलोमीटर दूर से फेंके हों, तो हमारी एयरफोर्स की क्षमता क्या है? ये मिलिट्री ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। ये कपिल सिब्बल को नहीं पता चलेंगी, ये पाकिस्तान को भी पता चल जाएंगी अगर इसको सार्वजनिक किया। और दूसरा विषय ये है, ये धोखा करना कि हम एयरफोर्स के साथ हैं। अरे जब एयरफोर्स के मुखिया ने कह दिया कि हम जंगल में बम चलाने नहीं गए थे, हम टारगेट्स को हिट करते हैं। अब आप ऑपरेशनल डिटेल्स देखिए। मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, मैं क्योंकि कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी इसलिए कोई डिटेल्स दे नहीं सकता, मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं। हमारी फौज को और देश को यह स्वाभाविक है कि इंटेलिजेंस सूचना मिलती है। वो सूचना ये भी होगी कि वहां कौन कैंप चला रहा है, कितने लोग हैं, उसकी एविडेंस भी होगी उनके पास। जब वो पुख्ता हो जाए तो कई दिन लगे होंगे, एयरफोर्स ने अपनी तैयारी की होगी, उन्होंने ऑल्टरनेट ऑप्शंस बनाए होंगे, और उसके बाद ये परफेक्ट ऑपरेशन, जिसको 100% सफल ऑपरेशन कहते हैं, आप गए, कुछ मिनटों के उसके अंदर उसको तबाह करके आ गए। और क्या हम ये अपेक्षा करते थे कि जहां तो जो लोग एयरफोर्स में गए वो वहां उतर जाते और लाशें गिनने लग पड़ते, या फिर जो लोग हम एयरफोर्स को इंटेलिजेंस दे रहे थे, मिलिट्री को या भारत सिक्योरिटी एजेंसीज को, वो इतने मूर्ख थे जो पूर्व सूचना देते थे कि घटना के बाद फिर जाएं जहां पाकिस्तान की फौज पहुंच चुकी थी और उन्होंने बैरिकेड किया था, और उनको कहे कि हम भारत की तरफ से लाशें गिनने आए। मतलब मैं केवल इन नेताओं से नहीं, मैं मीडिया में भी कई बार देखता हूं तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक बहस का एक स्तर होना चाहिए। हर पत्रकार, हर राजनीतिक नेता मिलिट्री स्ट्रैटेजिशियन नहीं होता, उसको मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी नहीं होती, और इसलिए हम देश की मिलिट्री ऑपरेशंस को इस प्रकार से सार्वजनिक कर दो, उसकी डिटेल सार्वजनिक कर दो। मीडिया का जिक्र ममता बनर्जी ने किया है। उन्होंने कहा कि मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा, मैंने वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो लोग देश में हताश हो चुके हैं, अब उनका प्रयास यह है कि केवल इस प्रकार के संदेह और प्रश्न उठाते रहो, और फिर दुनिया में कभी एमनेस्टी इंटरनेशनल को, कभी ह्यूमन राइट्स कमीशन को, किसी विदेशी समाचार पत्र को, उनको गुमराह करने का काम करो। लेकिन देश की, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो 125 करोड़ लोग हैं, और मैं इसमें भी कहूंगा ऐसे एक बहुत कम लोग छोड़ दो, अब देश का मीडिया देखो, उसमें उतनी ही देश के प्रति, फौज के प्रति चिंता थी, जो कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, जितनी की देश की आम जनता को थी। किसी जनता में किसी ने मांगा कि मुझे ये ऑपरेशनल डिटेल्स बताइए। ये मिलिट्री की ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं, और कभी हम उन ऑपरेशनल डिटेल्स को मांगते नहीं। दुर्भाग्य से क्या हुआ, जो लोग देश में ये मूर्खता राजनीति की वजह से कर रहे थे, वो पाकिस्तान की सरकार के विटनेसेस बन गए। कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का टेलीविजन आज अपने नेताओं को कम दिखलाता है
उनकी मजबूरी है कि कबूल नहीं कर सकते कि बम कहां चले और कौन मरा, उसमें फंसते हैं। तो वो केवल अपने टेलीविजन पे अपनी संसद में दिखलाते हैं 29 राजनीतिक दलों ने ये कह दिया, फलाने राजनीतिक नेता ने ये कहा। मुझे लगता है कि इनका वो जनता हाल करेगी कि पाकिस्तान के टीवी पे इनको टीआरपी मिलेगी और जनता का हिंदुस्तान में आक्रोश बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनकी ये परिस्थिति है। जनरल वीके सिंह ने तो कहा कि अगर ऐसे ही बोलते रहे तो अगली बार जब एयर स्ट्राइक करने जाएं तो अपोजिशन के नेताओं को प्लेन से बांध के ले जाएं और कहें जरा। चलिए वो एक व्यंग है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने जिस प्रकार से आपको बिना कोई डिटेल दिए हुए ऑपरेशनल डिटेल्स बताई हैं, उसमें जिन लोगों को इस विषय की समझ नहीं है, मेरा हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन यह है कि देश के मत को और राजनीतिज्ञों के मत को एक रखिए और अपनी नादानी की वजह से पाकिस्तान के हाथ में एक हथियार देने की कोशिश मत कीजिए। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह ने तो एक तस्वीर जारी की है कि जहां पर बम गिराए थे वहां पर बिल्डिंगें इंटैक्ट हैं। ये तस्वीर उन्होंने सैटेलाइट। देखिए, ऐसा है कि ये वो व्यक्ति हैं जो कितने वर्षों तक कहते रहे कि बाटला हाउस में मासूम मरे और पुलिस दोषी थी। वो जो इंस्पेक्टर मोहनलाल शर्मा मरे वो दोषी थे, और जो बाटला हाउस के आतंकवादी थे जिनको मारने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक परफेक्ट ऑपरेशन किया था इंटेलिजेंस डिटेल्स पे, और उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। तो आपको अगर हर इस प्रकार के, आपको याद होगा जिस व्यक्ति ने मुंबई में इतनी बड़ी घटना की, उसको फांसी ना दो इसकी पैरवी करने आ गए। जिन्होंने संसद के ऊपर अटैक किया, वो घटना के बाद जब उनको फांसी लगने की बात आई, उसके ऊपर आ गए। और मुझे दुर्भाग्य है इस देश का कि जब 1993 वाले दोषी को फांसी लगी तो एक हिंदुस्तान के अंग्रेजी के समाचार ने अपनी हेडलाइन दी, एंड दे हैंग्ड हिम। ये कहां से चुनी? कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, एंड दे क्रूसीफाइड हिम, तो उसकी तुलना मतलब इतने इतिहास और विश्वास के इतने बड़े व्यक्ति के साथ आप कर रहे हैं और वो वाक्य वहां से ला रहे हैं, एंड दे हैंग्ड हिम। और व्यक्ति कौन है? जिसने 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट किए। तो मुझे लगता है कि देश को अगर सुरक्षित रखना है तो इस प्रकार के लोगों से इस देश को बचाना बहुत आवश्यक है। अब बचाना पड़ेगा, वो तो उसामा जी कहते हैं, उसामा बिन लादेन को। लेकिन क्या किसी तरह की डिटेल, जैसे अखबारों में आया कि एनटीआरओ ने ये तय किया था और उन्होंने जो रिपोर्ट की थी उससे पता चला रात को वहां पर 300 मोबाइल एक्टिव थे। पाकिस्तान दुनिया में एपिसेंटर है ग्लोबल टेररिज्म का। दुनिया में चाहे 26/11 को घटना हो, चाहे फ्रांस में, पेरिस में हो, चाहे लंदन में कोई ब्लास्ट हो, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का फुटप्रिंट नजर आ जाता है। अब स्वाभाविक है कि हमने भी क्षमता हासिल की है, क्योंकि अगर वो 100 अटैक प्लान करते हैं तो कम से कम 9900 ऐसे हैं हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको रोक पाती हैं। साल में एक आध घटना करके, 1 या 2 घटना करके फिर भी वो सफलता अपनी क्लेम करते हैं। सैकड़ों ऐसी है जो रोकते हैं वो लोग। अब उसके लिए हमारी कितनी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की क्षमता है, क्या इसको हम सार्वजनिक कर दें? कि अगर एक बिल्डिंग में, जैसे आपने कहा, एक प्रीमाइसिस में 300 लोग मोबाइल फोन ऑपरेट कर रहे हैं और हम हिंदुस्तान में बैठे हुए उन 300 को मॉनिटर कर रहे हैं, तो हम पूरी दुनिया को बताएं कि अब आप आगे से टेररिज्म करना हो तो वर्ड ऑफ माउथ से करो, मोबाइल फोन इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारे पास क्षमता आ गई। ये फिर ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। क्यों हम चाहते हैं कि ऑपरेशनल डिटेल्स को बाहर लाके देश की आतंक से लड़ने की क्षमता को कमजोर करें? सर, मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, और जो आतंकवादी, हमने सुना कि आतंकवादियों को अपनी सेना में ले रही है पाकिस्तान, तो सरकार उसको कैसे डील करेगी? देखिए, आपको पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए कई तरीके चाहिए। सबसे पहला है कि अपने आप को मजबूत करो। मान लीजिए आज इस देश में इतनी ताकत है कि हमारा एक निडर किस्म का पायलट, जिसने उनका जहाज गिरा दिया और उनकी टेरिटरी में एजेक्ट करके गिर गया,
उनको 48 घंटे में वापस देना पड़ता है, 2 दिन में। हर कानून का, हर जिनीवा कन्वेंशन का विरोध किया था, और एक यूनिफॉर्म ऑफिसर के साथ ऐसा व्यवहार करना, और दुनिया उसको किस दृष्टि से देखेगी। भारत की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, भारत की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, और इससे भी बड़ा मुझे लगता है कि राजनीति की स्पष्ट समझ कि मुझे देश को किस दिशा में ले जाना है, और नेतृत्व वो हो जो निर्णय लेने से डरता ना हो, जो क्षमता जिसमें हो। वो एलओसी तोड़ के रोज आते रहें हमारे लोगों को मारने के लिए, और हम कहें सैंक्टिटी ऑफ द एलओसी मस्ट बी मेंटेन्ड, कि हमें डर है। तो पूरी दुनिया में दोनों घटनाएं हमारे सामने हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। एक में हम एलओसी के पार थे और एक में हम इंटरनेशनल बॉर्डर के पार थे। दुनिया के एक देश ने नहीं कहा कि आपने गलत किया। और ये आपकी बातें सुनकर के बहुत विश्वास पैदा होता है क्षमता में और इस एयर ऑपरेशन में, एयर स्ट्राइक्स में। लेकिन और बहुत सारे इल्जाम हैं, बहुत सारे सवाल हैं। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद पूछेंगे अरुण जेटली से इस एयर स्ट्राइक पर, पुलवामा के हमले के बाद हुई पाकिस्तान की नीति पर और सवाल। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली पर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर इल्जाम है कि इनकी सरकार ने पाकिस्तान पर जंग थोपने की कोशिश की। ये इल्जाम पाकिस्तान की तरफ से। इमरान खान पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि मैं तो अमन चाहता हूं, शांति चाहता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार मेरे ऊपर जंग थोपना चाहती है। देखिए, सबसे पहले हम अपनी याददाश्त को रिफ्रेश कर लें। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान में उनके विरोधी उनको किस नाम से बुलाते थे। उनका क्रिकेट खिलाड़ी थे, राजनीतिक नेता बने, बहुत प्रसिद्ध नाम था, लेकिन विरोधी उनको कहते थे तालिबान खान, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके भाषण सुन लीजिए और फौज के साथ उनका जो संबंध है, तो वो नीति तो वहां की फौज बनाती है। पाकिस्तान ने जो परंपरागत युद्ध होते थे, कन्वेंशनल वॉर था, 65 में लड़ा, 71 में लड़ा, वो हार गए। उसके बाद कारगिल में उन्होंने अपने जवान भेजे, वो सब शहीद हो गए, उनकी लाशें लेने भी नहीं आए, वो हार गए। उनकी नीति में एक परिवर्तन आया कि कन्वेंशनल वॉर में भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत होती जा रही है, भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी हमसे सुपीरियर है, और इसलिए अब हम कन्वेंशनल वॉर में नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम 2 काम करेंगे। हम अप्रत्यक्ष युद्ध करेंगे टेररिज्म के द्वारा, भारत के अंदर कुछ लोगों को ट्रेन करना, अपने लोग भेजना और घटनाएं करके आतंक के माध्यम से भारत के अंदर उफड़ा तफड़ी करेंगे। और दूसरा, दोनों देश न्यूक्लियर देश हैं, तो जो न्यूक्लियर ब्लफ कहते हैं कि तनाव होगा तो न्यूक्लियर युद्ध हो जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर संकट आ जाएगा, तो न्यूक्लियर ब्लफ उनकी दूसरी स्ट्रेटेजी थी। इस बार तो वो भी एक्सपोज हो गया। जब वो कन्वेंशनल वॉर को छोड़ के टेररिज्म कर रहे थे, तो हमारी नीति क्या रही। और मैं इसलिए कहूंगा कि मैं इसमें थोड़ी सी राजनीति लाऊंगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा उस नीति को आगे कैसे बढ़ाया। आज तक नीति हमेशा रही कि वो आएंगे, हम अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करेंगे, अपनी सुरक्षा को मजबूत करेंगे और उनको मारेंगे। मोदी जी ने थोड़ा उस नीति को आगे बढ़ाया, हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन आतंक जहां पैदा हो रहा है वहीं जाके समाप्त क्यों नहीं करके आते। और सर्जिकल स्ट्राइक क्या थी कि जिन कैंप्स में आतंक पैदा हो रहा था, उन कैंप्स तक हमारी आर्मी पहुंची, सफलता से वापस आई, एक व्यक्ति की कैजुअलिटी नहीं हुई, उनको तबाह करके आई। ये जैशे मोहम्मद का इतना बड़ा स्ट्रक्चर्ड कैंप चल रहा था, हमारी एयरफोर्स पहुंची, मिनटों के अंदर उसको तबाह करके आई। और एक गलतफहमी थी पुरानी नीति के तहत हिंदुस्तान को कि अगर हम एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेंगे अपने रक्षा के लिए, तो दुनिया कहेगी आपने संयम नहीं रखा। पर यहां तो दुनिया ने कहा कि जो ये आतंक को
तबाह करने के लिए आप उसकी जड़ तक गए हो, हम आपका समर्थन करते हैं। और इससे बड़ा मैं इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, रशिया, मैं ये नहीं कहता। चाइना का बयान भी न्यूट्रल था। मैं इस सफलता का एक बड़ा मापदंड मानता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस, जो कि स्वाभाविक रूप से उनके साथ सिंपैथेटिक होते, उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज जी को हम विशेष अतिथि बुलाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, उनको बुलाएंगे तो। अब उनके पास, वो भी 54 के करीब देश हैं, उन देशों के पास ये चॉइस थी कि सुषमा जी को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, क्योंकि हमारा एक बड़ा साथी नाराज हो रहा है। तो उन्होंने कहा आपने आना आइए, नहीं आना नहीं आइए, हम सुषमा जी को बुला रहे हैं। वो भी, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि आतंक को का सत्यानाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए आप वहां क्यों गए हो। और इसलिए अगर मैं क्रिकेट की भाषा का प्रयोग करूं कि हम बैकफुट के जाकर अपने आप को डिफेंड करते रहें, तो बहुत लंबी पारी खेल लेंगे लेकिन बहुत रन नहीं बना पाएंगे। लेकिन क्रिकेट में जो फ्रंट फुट पे आकर जब मारने लगता है तो फिर जीतता वही है। अब तो विराट कोहली हर बार यही करके दिखाते हैं। नहीं तो इसलिए आतंक से भी लड़ना है तो केवल जो पुरानी नीति के तहत डिफेंसिव पोस्चरिंग थी उससे लड़ोगे या उसको जड़ से उखाड़ोगे। और जड़ से उखाड़ने का काम जो है ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है टेररिज्म के खिलाफ, जिसका प्रयोग हिंदुस्तान के खिलाफ होना था, अपनी रक्षा में है। ये पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं है। हमने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को छुआ नहीं, हमने पाकिस्तान की जनता के एक व्यक्ति को छुआ नहीं। हमने केवल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है अपनी रक्षा के लिए उनके टेररिस्ट कैंप को, जहां लोग हमारे खिलाफ तैयार हो रहे थे। अगर हमने वहां मासूम लोगों से कुछ किया होता या फौज से कुछ किया होता तो लोग कहते कि आप युद्ध चाहते हो। लेकिन टेररिज्म को तबाह करना, और अगर ये इमरान साहब कहते हैं कि भाई मैं भी टेररिज्म के खिलाफ हूं, तब तो आपको हमारे एक्शन का स्वागत करना चाहिए कि जिन पे आप प्रतिबंध लगाने का दिखावा कर रहे हो, जो आपकी बात नहीं सुन रहे आपके मुताबिक, कम से कम हम उनका नाश करके आए हैं। सिंध में पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे थे रैली में, तो उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि हिंदुस्तान में इलेक्शन है और नरेंद्र मोदी पाकिस्तानियों को मार के चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, पुलवामा में हमारे 41 जवानों को जो मारा, उसका कोई भारत के चुनाव की तिथि से ताल्लुक था? और भारत, हिंदुस्तान और नया हिंदुस्तान उसको बर्दाश्त करता रहता। हमने ये उसके बदले की कार्रवाई नहीं की। बदले की जो कार्रवाई होती है वो इस देश की सभ्यता में नहीं है। हमने तो जिन्होंने कानून तोड़ा, हमारी फौज ने और पुलिस ने, 2 दिन के बाद उनमें से कई लोगों को जम्मू कश्मीर में ही लिक्विडेट कर दिया, वहीं इनकाउंटर में। हमने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की कि इस प्रकार के अन्य पुलवामा वहां से जो प्लान हो रहे थे इस देश के अंदर ना हो, उसके लिए। इमरान खान कह रहे कि मैं तो शांति का दूत हूं और एज ए जेस्चर मैंने देखिए विंग कमांडर अभिनंदन को रिलीज कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि इसका उत्तर ढूंढने के लिए एक मूल प्रश्न पे चले जाइए कि पाकिस्तान को चलाता कौन है, हु इज इन कंट्रोल। क्या जो लोग ये बयान दे रहे हैं वो चलाते हैं, या पाकिस्तान को वहां की फौज और आईएसआई चलाती है? और जिसको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, शायद वो पाकिस्तान को समझ नहीं पाएगा। नवाज शरीफ साहब को तो पता ही नहीं चला था कि वहां की फौज, जिसके मुखिया उस वक्त मुशर्रफ साहब थे, वो कारगिल में बैठे हैं। उरी के बाद उनके भी बयान आए थे कि बहुत गलत घटना हुई है और हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन फौज का तो उनका कोई कंट्रोल नहीं था, फौज तो उन्हीं के खिलाफ थी। और इसलिए अगर आप फौज के खिलाफ हो गए तो फौज आपको हटा देगी, या तो आप फिर फौज की कठपुतली बन के रहे। लेकिन अब जो उन्होंने एक्शन लिया है, जमातुद दावा को बैन कर दिया, फलाए इंसानियत को बैन कर दिया, 100 लोगों को पकड़ लिया। मैं आपसे कई एक्शन जिसको आई वॉश होते हैं, कुछ लोगों को, आतंकवादियों को
आप प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लें। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रोटेक्टिव कस्टडी। किस लिए? कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका कि परिणाम सैंक्शंस हो सकती हैं, वो इस पे विचार कर रही हैं, ताकि उनकी आंखों में धूल झोंकना। तो उनकी नीति ये है कि आप अगर भारत में कोई, पहले वो कहते, देखिए पहले क्या कहते थे, हम नहीं करते, हमारी फौज नहीं करती, हमारे यहां कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अरे नॉन स्टेट एक्टर कोई जंगल में किसी टेंट में छुपा हो, झोपड़ी में, तो समझ आ सकता है। बीच में मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाकर, स्विमिंग पूल और जिम्नेजियम बनाकर एनडीए की तरह, आर्मी की तरह कैंप चला रहा है। और कहां चला रहा है? केपीके में। बालाकोट कहां है? जो इमरान साहब का घर है केपीके में, जहां उनकी कंस्टिट्यूएंसी और स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर। और आपको पता नहीं है? उन्हें तो ये भी नहीं पता था उसामा बिन लादेन वहीं रह रहा था उनके घर। देखिए, मुझे लगता है कि उनकी एक आतंकवाद एक ऐसा शेर है जिसकी सवारी बहुत खतरनाक होती है। अब उनकी जो आप चाहो तो उतर नहीं सकते, और चढ़ने के बाद एक चीज याद रखिए कि वो शेर आपको भी खा सकता है, और खाया है उसने उन देशों को। उनके आर्मी के स्पोक्स पर्सन का बयान मैं देख रहा था, मेजर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि जैश ए मोहम्मद हमारे यहाँ है ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि अ नेशन इन डिनायल। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, वो कह रहे थे पुलवामा हमला हुआ, हमने जैश ए मोहम्मद के लोगों से पूछा आपने किया? उन्होंने कहा हमने नहीं किया। उन्हें शेर से पूछा तुम मुझे खाया? शेर ने कहा नहीं खाया। देखिए, अब जैश ए मोहम्मद का पहला बयान कि हम क्रेडिट लेते हैं, उसके अलावा उन्होंने बयान दिया, प्रेस रिलीज दिया उस दिन, क्योंकि उनको दुनिया को दिखलाना है, आतंक की दुनिया को, कि हम पावरफुल हैं। और दूसरा, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उनमें से 3 लोगों का इनकाउंटर 2 दिन बाद हुआ। उन 3 में से 2 पाकिस्तानी नेशनल्स थे। तो इसलिए वो एक्चुअल शहीद मारे गए, जिन्होंने शहीद किया हमारे नौजवानों को, वो मारे गए हिंदुस्तान के अंदर। उस संगठन ने स्वीकार कर लिया, और आप कह रहे हो सबूत लाओ। इमरान खान तो कह रहे हैं कि हमें सबूत दे दो, हम मुकदमा चलाएंगे, उनको पकड़ लेंगे। अब पता नहीं, हिंदुस्तान को उस पर बहुत गौर करना चाहिए। यहाँ लोग कह रहे हैं कि आप हमें सबूत दे दो, वहाँ वो कह रहे हैं हमें सबूत दे दो। तो शायद शब्दावली में भी एक प्रकार से मेल हो चुका है। एक भारत के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं मार्कंडे काटजू, वो पाकिस्तान के एक टीवी चैनल से बात कर रहे थे, और उस टीवी चैनल से कह रहे थे कि इमरान खान शांति के दूत हैं, इमरान खान स्कॉलर हैं, और इमरान खान ने जो कुछ किया इस दौरान, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पीस का। देखिए, मैं उनके व्यक्तियों के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं एक दूसरे विषय पर, जिस पे मेरे बहुत स्ट्रांग व्यूज हैं, इस विषय से संबंधित नहीं है। इसका ये अर्थ है कि जो न्यायपालिका ने अपना अधिकार ले लिया है कि नियुक्तियां केवल हम ही करेंगे, उसका परिणाम ये है। क्योंकि अकाउंटेबल गवर्नमेंट अगर उस सिस्टम में से बाहर हो जाती है, तो दिस एक्सपोजेस द वीकनेसेस ऑफ द सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स विच द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ अडॉप्टेड। अगर इस प्रकार के बयान उस मानसिकता में से निकलते हैं। आपने बड़ी बात कही। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं भारत सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली से। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर आरोप है कि इनकी पार्टी ने शहादत पर सियासत की। अरुण जी, ये इल्जाम 21 विपक्षी दलों ने लगाया। उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद यह कहा कि बीजेपी ने जवानों की शहादत का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की है। देखिए, आप इस परिस्थिति में कि भारत के पास 2 परिस्थिति थी, उरी और पठानकोट के बाद जो पिछले 5 साल की 2 मेजर घटनाएं थी, ये तीसरी मेजर घटना है। उससे पहले संसद का अटैक, मुंबई का अटैक,
और कई और इस प्रकार के अटैक्स मेजर घटनाएं थी। आज इस घटना पे जनता की क्या प्रतिक्रिया थी वो सबको मालूम है। क्या हर व्यक्ति राजनीति कर रहा था जब उन 2-3 दिनों में जब इन जवानों की शरीर उनके गांव में गए, वहां पर एयरफोर्स उनको छोड़कर आई, और जिस तरह से मैंने आज तक नहीं देखा इस तरह का सीन कि एक गांव के इलाके में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाए उनके फ्यूनरल्स पे। जनता की प्रतिक्रिया ये थी। इस देश की जनता इस मामले में बहुत देशभक्त है और देश को बचाना है, ये उसकी भावना है। इसके साथ साथ टेलीविजन पे जब देखते थे तो करोड़ों लोगों की आंखें भीगी होती थी। वो राजनीति थी क्या वो लोग कर रहे थे? और सरकार जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है केवल देखती रहे कि वक्त निकल जाएगा, लोग भूल जाएंगे। एक चिंता थी और फौज को भी ये चिंता थी कि हमारे जवानों को ऐसे मार गए। उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए उसका एक प्रभाव था अपना, आपने कैंप्स डिस्ट्रॉय किया। इस घटना के बाद सरकार या फौज के पास इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस आती है कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। उस सूचना को दबा जाते, वो अच्छी राजनीति होती, वो अच्छा शासन होता। और फिर वही राजनीति कि जब दोबारा अगली घटना की हम प्रतीक्षा करते उन लोगों द्वारा, और फिर आकर टेलीविजन के ऊपर श्रद्धांजलि दे देते अपने जवानों को। जब ये सूचना भारत को मिली है तो देश के प्रति ये अपराध होता कि हमारी सरकार और हमारी सेना ये ना करती। अब ये राजनीतिक निर्णय है, प्रधानमंत्री का निर्णय होता है कि सीमा के उस पार जाना है कि नहीं जाना। पहले निर्णय होता था नहीं जाना। एलओसी के सर्जिकल स्ट्राइक में हमने एलओसी क्रॉस की थी, लेकिन इस बार तो ये मूल पाकिस्तान की भूमि पे था, एलओसी पीओके में नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर सूचना है कि वो चला रहे हैं, किसी सिविलियन टारगेट, किसी मिलिट्री टारगेट पे नहीं जाना, केवल टेररिस्ट टारगेट पे जाना है। फौज ने कहा कि हमारे पास क्षमता है, और एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक में जो हमारी सेना ने किया और एयरफोर्स ने जो इसमें किया, मुझे याद है कि हमारे देश के सैकड़ों हजारों लोग, लाखों लोग ये उदाहरण देते थे, आप में से कई देते होंगे, जब इजराइल पे हमला होता था और विशेष रूप से आज से 40-45 साल पहले उनके एक जहाज को हाईजैक कर लिया एंटेबे एयरपोर्ट पे युगांडा में। उन्होंने वहां घुसकर अपने लोग निकाले और टेररिस्टों को मार दिया था। जिनको याद है वो उदाहरण देते थे कि ये किस प्रकार की ट्रेनिंग है। एबटाबाद में जब नेवल सील्स को भेजा अपने कमांडोज को यूएस ने, बिल्कुल टारगेट पे गए, उसको डिस्ट्रॉय किया, उन बॉडीज को लाकर समुद्र में फेंक दिया और पाकिस्तान देखता रह गया। हर लोग व्यक्ति में यह प्रश्न था कि आप क्या देखते रहोगे और जो मैंने उदाहरण दिया डिफेंसिव पॉलिसी रहेगी या आगे आओगे। नीति में प्रोग्रेस हुआ है, ये कोई स्वाभाविक है। नई परिस्थितियां नए नीति का निर्माण करती हैं, और मुझे लगता है कि ये एयरफोर्स ऑपरेशन था, इसके साथ पूरे देश को एक आवाज में बोलना चाहिए। वो बोलने की बजाय इसकी राजनीति क्या होगी। अब राजनीति आप कर रहे, पहले आपने 29 पार्टीज का बयान दे दिया, वो पाकिस्तान की टीवी पे लीड स्टोरी बन गया कि भैया जो पाकिस्तान कह रहा था कि यहाँ कोई कुछ हुआ नहीं, ये सिर्फ मोदी जी चुनाव की वजह से कर रहे हैं, इसकी पुष्टि 29 राजनीतिक दलों ने कर दी है। उसके बाद एक एक करके वो रोज बयान देते रहे और देश में विवाद पैदा करो। अच्छा, विवाद पैदा कर रहे हैं अपनी नासमझ की वजह से कि शायद राजनीति में कोई बचाव आ जाए, लेकिन एक तंत्र पाकिस्तान के हाथ में प्रचार कर दे रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो कौन है, उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो किस तरह से पाकिस्तान के टीवी पर उनका वीडियो चला जा रहा है, क्या उन्होंने कहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे, हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे, कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को, हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे,
कितने परिवार बर्बाद करोगे, कितने माँ के बच्चे छीनोगे, कितनी औरतों को बेवा करोगे तुमको 300 सीट लाने के लिए। लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी सरकार। अब क्या जवाब देंगे इन्हें? नहीं, अगर आखिरी शब्द ना बोलते तो मुझे लग रहा था कि ये आतंकवादियों को संबोधित कर रहे हैं। तो उनके आखिरी वाक्य से मुझे लगा कि उनको आतंकवादी हमारे लोग मासूमों को मारते हैं उसकी चिंता नहीं थी, आतंकवादियों पे जो कार्रवाई हुई उससे वो काफी परेशान लगते हैं। और एक कांग्रेस के नेता बी के हरिप्रसाद, उन्होंने कहा पुलवामा का हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री इमरान खान की मिली भगत थी, मैच फिक्स था। देखिए रजत जी, दुर्भाग्य इस देश का ये है कि ऐसी परिस्थितियों में हम सार्वजनिक चर्चा को, पब्लिक डिस्कोर्स को कितना हल्का बना सकते हैं। यहाँ 41 मासूम मर गए, उनके परिवारों का क्या होगा, और लोगों के साथ भी हो सकता है। तो आतंक के खिलाफ इकट्ठा होना, और इस देश ने जितनी कीमत आतंकवाद की दी है, हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। हमने कांग्रेस की इतिहास देखा, पंडित जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को। मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लग रहे होते और उनमें से कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता या विपक्ष में होता, क्या उनमें से कोई उनके साथ जाकर वहां समर्थन में जाता? कांग्रेस का भी इतिहास ये नहीं था। ये तो एक विचित्र तरह की कांग्रेस में भी परिवर्तन आया है कि वो देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगा रहे हैं और उनके साथ सॉलिडारिटी करने के लिए कांग्रेस के ये नेता वहां पर पहुंच जाते हैं। और इसलिए कोई भी व्यक्ति, और इसलिए अगर पुरानी परंपरा थी, आप परंपरा देखिए, 1971 की जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो आज भी लोग श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण कोट करते हैं जो सरकार के समर्थन में वो देते थे। रामलीला मैदान में मुझे याद है, मैं विद्यार्थी था, ऑल पार्टी रैली होती थी, सभी पार्टियां आकर देश को उत्साहित करने के लिए उस युद्ध के दौरान भाषण दिया करते थे। और प्रधानमंत्री के ऊपर जब अटैक होता था पाकिस्तान में, उस वक्त टीवी नहीं था, रेडियो ही होता था, तो अटल जी उसका उत्तर दिया करते थे। इस देश की तो ये परंपरा रही है। और इसलिए ये हल्की राजनीति के लिए कई बार देश तोड़ने वालों के साथ अपने आप को जोड़ लो, कई बार अगर आतंक की इतनी बड़ी घटना है तो उसके साथ, देश के साथ इकट्ठा ना हो। ये सच में जनता का दायित्व है कि ऐसे लोगों को राजनीति में से बाहर करे। दे डिजर्व टू बी बैनिश्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। अरुण जी, ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हैं, देश की बड़ी नेता हैं। उन्होंने भी कल पब्लिक मीटिंग में कहा कि मोदी बाबू नए नए मिसाइल पैदा कर रहे हैं, ये युद्ध का खेल खेल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक है, ये आपने पहले क्यों नहीं किया? 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक हुए। मान लीजिए आपकी इंटेलिजेंस ने आपको बताया हो कि फला तारीख को ये कैंप शुरू हो रहा है और इतने सप्ताह चलेगा या इतने दिन चलेगा। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक मुख्यमंत्री कहे कि आपने 2 महीने पहले क्यों नहीं किया। तो 2 महीने पहले तो वहां कुछ हो नहीं रहा था, अगर इंटेलिजेंस एजेंसी ये कहती हैं। तो जब सेना, कम से कम इस देश की कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इस देश में सैक्रोसेंट है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस में है, वो देश की भीतरी राजनीति से एक डिस्टेंस रखती हैं, वो प्रोफेशनलिज्म से चलती हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करती हैं, देश की उन्होंने रक्षा की है। और कभी भी आपको सेना के बारे में कभी नाजायज विवाद कहीं सार्वजनिक आएगा नहीं। अब उन्होंने जब सर्जिकल स्ट्राइक्स किए तो आपने कहा कि इसका सबूत दो, सर्जिकल स्ट्राइक हुए कि नहीं हुए। ये तो पहले भी हुए थे, तो इसको रन डाउन कर दो। ये आर्मी ऑपरेशन है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, एमपी या मिनिस्टर नहीं जाता, कोई अफसर नहीं जाते देश के, कोई आम नागरिक नहीं जाता। ये 100% आर्मी का ऑपरेशन था, ये वाला 100% एयरफोर्स का ऑपरेशन था। सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है,
जो सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं देश की, वो पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं कि जाना है कि नहीं जाना, वो गो हेड देते हैं। बाकी काम सारा मिलिट्री की ऑपरेशनल डिटेल्स पे होता है, और इसलिए उस ऑपरेशनल डिटेल को या सार्वजनिक कर दो या उसकी सच्चाई को क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ये इस देश के साथ कितना न्याय कर रहे हो? राहुल गांधी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन को अपनी जान जोखिम में डालकर जाना पड़ा क्योंकि मोदी जी ने राफेल खरीदने में देर कर दी। देखिए, हाउ मच डज ही नो, व्हेन विल ही नो? कितना जानते हैं और कब जानेंगे? राफेल एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का क्या अर्थ होता है, पहले हम समझें। कारगिल का जब युद्ध हुआ तो कारगिल की चोटियों पे आकर पाकिस्तान के सैनिक और घुसपैठिए आ गए। हम लोग वैली से, जमीन से उन चोटियों को, जो 155 mm की गन्स होती थी, उसके माध्यम से सैकड़ों फीट नीचे से, हजारों फुट नीचे से फायर करते थे चोटियों पे, और हमें सप्ताह सप्ताह लग गए उन चंद एक इतनी बड़ी फौज और सैकड़ों में वो लोग थे उनको वहां से भगाने में, क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छा इक्विप्ड वेपन वो गन थी जिससे हमने उनको मार भगाया और उनको इलाका खाली करवा लिया, हम जीत गए युद्ध। उसके बाद सेना ने कहा कि हमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब यह है बहुत तेजी से उड़ता है, लेकिन एयरक्राफ्ट अपने आप में एक फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है, वो शस्त्र नहीं होता, वो वेपन नहीं होता। अब उस पे वेपन लगता है और तरह तरह के वेपन्स लगते हैं। उसमें यह भी क्षमता हो सकती है कि वो किसी टारगेट को पिन पॉइंटेड 100 किलोमीटर से मार दे, 150 से मार दे, 200 किलोमीटर से मार दे। तो इसलिए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का अर्थ यह है कि एयरफोर्स को एयर पावर, एयर ताकत देने के लिए दूर से, बहुत दूर से, और इसलिए अगर आज राफेल 2012 में कांग्रेस पार्टी ने रोका ना होता और आ गया होता और 2019 में हमारे पास होता, तो उसमें इतनी क्षमता है कि आप बहुत डिस्टेंस से पिन पॉइंटेड टारगेट को कर सकते हो। और इसलिए दुश्मन भी सोचेगा कि इनके पास तो इस तरह के तंत्र हैं, तो मैं ये खतरा मोल लूं कि ना लूं। उसका एक डेटरेंट इफेक्ट है। अब 2012 में तय करने के बाद कि राफेल खरीदना है, आपने मना कर दिया और उसको लटका दिया। 2014 में बिना चले गए। और फौज ने कब कहा था? सन 2000 में, 2001 में निर्णय हुआ, 2003 में मंत्रिपरिषद ने वाजपेयी जी के अप्रूव किया, 2005 में नई सरकार ने अप्रूव किया, 7 में टेंडर हो गए। टेंडर तय करने में 12 तक 5 साल लगाए, और 12 में वो जो नोटिंग है एंटनी साहब की कि जो राफेल की ऑफर है उसको स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन जिस प्रक्रिया से यह तय हुआ है उसके ऊपर पुनः जांच हो, तो लटका दिया। निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। और इसलिए देश में फौज की ताकत को कम करना और जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो सकता था उसको रोक दिया। 2015 में क्योंकि तय हो चुका था पहले लेना है कि इस टर्म पे, कि पहले से सस्ती टर्म पे हम लोग फ्रांस से खरीदेंगे, ये सरकार ने तय किया। और अब तो सीएजी ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया सस्ता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब कई बार शर्त लग जाए ना, तो हारने वाला कहता है कि मैं हारूंगा तब जब मानूंगा। तो उनकी स्थिति यही है। आइए, जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपकी नई सरकार आएगी तो इसमें जो देश के विरोध में बयान देते हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कानून बन सकता है क्या? मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में कानून तो हैं इस प्रकार के, लेकिन केवल कानून की लड़ाई से ये समाप्त नहीं होगा।
इस देश में राजनीतिक स्तर को, चाहे व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का हो, उस राजनीति के स्तर को सुधारना है, ये थोड़ा राजनीतिक दलों के हाथ में है और उससे ज़्यादा आपके हाथ में है। मान लीजिए कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार के बयानबाजी करने वालों को खड़े करते हैं, या जो राजनीतिक दल इस प्रकार से देश को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ा तंत्र तो जनता के हाथ में होता है। पहले तो 5 साल में एक बार चुनाव होता था, आजकल तो हर साल में 2-3 तरह के चुनाव हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि, और आज वो जनता नादान नहीं है, आज पब्लिक अवेयरनेस जो है, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि हम राजनीति को लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद समझ में आता है कि जनता हमसे ज़्यादा समझदार है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं अरुण जेटली। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर इल्जाम है कि इनकी सरकार ने कश्मीर के मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया। अरुण जी, महबूबा मुफ्ती आपकी अदालत में आई थी, तो वो ये कह रही थी कि ये पाकिस्तान से बात करे बगैर कोई रास्ता नहीं निकलेगा। ये जंग करने से, एयर स्ट्राइक करने से, सर्जिकल स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होगा। आपने कितनी कोशिश कर ली बातचीत करने की? पुराने समय मत जाइए। इंदिरा जी ने बांग्लादेश के बाद उनके 90,000 प्रिजनर ऑफ वॉर वापस कर दिए। वो भी बातचीत हुई थी शिमला में, उसके बाद कोई रवैया उनका बदला नहीं। उसके बाद आतंक की उन्होंने आरंभ किया। 99 की लड़ाई के बाद, 99 से पहले जो कारगिल की लड़ाई थी, उससे पहले वाजपेयी जी बस में बैठ के लाहौर गए और नवाज शरीफ साहब के साथ इतनी अच्छी बात हुई, क्योंकि वहां फौज चलाती है देश को, वहां के प्रधानमंत्री नहीं चलाते, तो वहां की फौज ने कारगिल कर दिया। कारगिल के बाद उनको, जब मुशर्रफ साहब आ गए, उनको आगरा बुलाया कि अब बातचीत करो, और ये सब ईमानदारी से प्रयास से, कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद जनवरी 2004 में जहां किसी एक सम्मेलन में वाजपेयी जी और मुशर्रफ साहब की बातचीत हुई, तो एक समझौता हुआ दोनों देशों का, आखिरी समझौता वही है। उस समझौते में लिखा है कि दोनों देश स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान की भूमि को भारत के खिलाफ किसी आतंकवाद के लिए प्रयोग करने के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी लैंड सॉइल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। ये जनवरी 2004 में बातचीत से हो गया। आज हम उसके 15 साल बाद हैं। क्या पाकिस्तान उस परिस्थिति में है कि उसके शब्द पे विश्वास भी कर लिया जाए? कितने अटैक्स हुए? आप कहते हो कि आपके लोग पकड़े गए, हम उनको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देते हैं, टेप रिकॉर्डिंग्स देते हैं, सारी एविडेंस देते हैं, विजुअल्स देते हैं, तो 26/11 का उन्होंने हमारी मदद कर दी। संसद के अटैक उसके बाद जो हुआ 2001 में, उसमें हमारी मदद कर दी, और ये उरी हो गया। उरी से पहले मोदी जी ने एक अनकन्वेंशनल कदम उठाया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं चाहता हूं, तो उनके परिवार के फंक्शन तक में चले गए और एक माहौल बनाया कि दोनों देशों के बीच में चलिए सब टेंशन को डाइल्यूट करें। उनके जाने के तुरंत बाद उरी हो गया, पठानकोट हो गया। तो इसलिए देश अपने आप को इतना कमजोर मान ले कि हम मार खाते जाएंगे और रिक्वेस्ट करते जाएंगे बातचीत करो, बातचीत करो, और उस बातचीत में से क्या निकला है अभी तक? मतलब है कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानेंगे। देखिए, कभी इन विषयों पे अंतिम दिन नहीं होता, और इसलिए भारत ने एक बहुत जिम्मेवाराना स्टैंड लिया है कि जिस दिन पाकिस्तान डिसाइसिव एक्शन लेगा टेररिज्म के खिलाफ, वो विजिबल होगा, पूरी दुनिया को विजिबल होगा और उसकी एविडेंस देगा, तो फिर हम सोचेंगे कि उनके साथ क्या करना है। वेलकम बैक। पुलवामा की घटना के बाद जिस तरह की परिस्थितियां देश में बनी, जिस तरह से एयर स्ट्राइक्स हुई, जिस तरह के हालात कश्मीर में हुए, इन सारे सवालों के जवाब अरुण जेटली ने दिए, बेबाकी से बोले। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज प्रदीप सिंह के फैसले का। अरुण जेटली विचारधारा पर आधारित एक पार्टी के आधुनिक चेहरा हैं। उनकी शख्सियत ऐसी है कि वे परंपरा को से समझौता किए बिना आधुनिकता और उदारता को साथ लेकर चल सकते हैं।
दुनिया भर में विचारधारा पर आधारित पार्टियों में ऐसे लोगों की बहुत कमी होती है, इसीलिए ऐसे लोगों को बाहर से लाकर उन्हें अडॉप्ट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भाग्यशाली है कि अरुण जेटली कैडर से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं। जटिल मामलों को आसानी से समझ लेना और उनको सरलता से हल कर लेना, ये उनकी ऐसी खूबी है जो उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुमूल्य एसेट बनाती है। ये अदालत उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करने के साथ ही उनको सारे आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि अरुण जेटली इसी तरह से अपनी बातों से देश की जनता को जागृत करते रहेंगे, भरोसा दिलाते रहेंगे और देश का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी आपकी अदालत में एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।